सोचिए कैसा भाषण जिसे इतना विवादास्पद माना गया कि उसे देने से पहले ही उसे रद्द कर दिया गया। आज हम उसी ऐतिहासिक भाषण की परतें खोलने जा रहे हैं। साल था 1936, जगह थी लाहौर और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जात पात तोड़क मंडल के लिए एक भाषण तैयार किया था, जिसका शीर्षक था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये विचारों की एक जबरदस्त टक्कर थी। आज हमारी पड़ताल, मतलब जो हम बात करेंगे, वो 3 अहम दस्तावेजों पर टिकी होगी। अच्छा। पहला तो खुद डॉक्टर अम्बेडकर का वो भाषण जो दिया नहीं जा सका। दूसरा, इस भाषण के छपने के बाद महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया जो उनके हरजन अखबार में आई। और तीसरा गांधी जी की आलोचना पर डॉक्टर अम्बेडकर का उतना ही तीखा जवाब। सही कहा। और शायद इसीलिए ये आज भी इतना प्रासंगिक है। मतलब ये कोई एक तरफा घोषणा नहीं थी, बल्कि एक बहस थी, एक संवाद था। हाँ, एक संवाद जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो हमारा मकसद है इस ऐतिहासिक बहस के मूल तर्कों को समझना। जाति आखिर है क्या, हिंदू समाज और धर्म से इसका रिश्ता कैसा है, और इसे बदलने के रास्ते पर भारत के 2 सबसे बड़े विचारक वो इतनी अलग राय क्यों रखते थे। चलिए इसी बहस के धागे पकड़कर आगे बढ़ते हैं। तो अंबेडकर अपने भाषण की शुरुआत एक बहुत पुराने सवाल से करते हैं जो उस वक्त की राजनीति में कह सकते हैं कि छाया हुआ था। हाँ। पहले क्या जरूरी है, सामाजिक सुधार या राजनीतिक सुधार? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। इस पर देश की 2 बड़ी संस्थाओं, मतलब नेशनल कांग्रेस और सोशल कॉन्फ्रेंस में ठनी हुई थी। अच्छा। कांग्रेस के नेता, जो जाहिर है राजनीतिक आजादी पर जोर दे रहे थे, उनका तर्क था कि विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह या जाति भेद जैसे सामाजिक मुद्दे, ये सब हमारे घर के मामले हैं। बिल्कुल। उनका कहना था कि इन सब का हमारी राजनीतिक आजादी पाने की काबिलियत से कोई लेना देना नहीं है। मतलब पहले अंग्रेजों से सत्ता हासिल कर लें, घर की सफाई बाद में कर लेंगे। और हुआ भी यही। हाँ, हुआ भी यही। राजनीतिक सुधार की आवाज ज्यादा बुलंद साबित हुई और सामाजिक सुधार का मुद्दा हाशिए पर चला गया। और यहीं पर अंबेडकर पूरी ताकत से पलटवार करते हैं। वो सिर्फ तर्क नहीं देते, बल्कि ऐसे उदाहरण सामने रखते हैं जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। वो पूछते हैं कि जो समाज अपने ही लोगों के साथ जानवरों से बदतर सुलूक करता हो, वो राजनीतिक सत्ता के लायक कैसे हो सकता है। वो पेशवा शासन के दौरान पूना का जिक्र करते हैं। हाँ। जहां एक अछूत को सड़क पर चलने के लिए अपनी कमर से एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी ताकि उसके अपवित्र पैरों के निशान जमीन से मिटते जाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अपने गले में एक मिट्टी का बर्तन भी लटकाना पड़ता था। क्यों? ताकि अगर उन्हें थूकना हो तो वो जमीन पर ना थूकें, क्योंकि इससे जमीन अशुद्ध हो जाएगी। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब इंसान के वजूद को ही अशुद्ध मान लिया गया था। ये सिर्फ भेदभाव नहीं, ये तो पूरी तरह से अमानवीयकरण है। बिल्कुल। और अंबेडकर ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, वो अपने समय के उदाहरण देते हैं। जैसे 1928 में मध्य भारत में बलाई समुदाय पर सवर्ण हिंदुओं ने कुछ नियम थोप दिए। क्या नियम थे? कि कोई बलाई सोने की किनारी वाली पगड़ी या रंगीन धोती नहीं पहन सकता, उनकी औरतें सोने चांदी के गहने नहीं पहन सकती, और उन्हें हिंदुओं की शादियों में बिना पैसे लिए बाजा बजाना होगा। और सबसे ताजा उदाहरण तो उन्होंने भाषण लिखने से ठीक पहले का दिया, 1936 में जयपुर के पास चिल्कवाड़ा गांव का। हाँ, वो घटना तो और भी। एक अछूत व्यक्ति तीर्थ यात्रा से लौटकर अपने समुदाय के लोगों के लिए एक भोज रखता है। उस भोज में घी परोसा गया था। बस इसी बात पर सवर्ण हिंदू सैकड़ों की संख्या में लाठियां लेकर आते हैं, खाना बर्बाद कर देते हैं और मेहमानों को पीटते हैं। उनका अपराध एक अछूत होकर घी परोसने और खाने की हिम्मत करना। सिर्फ घी परोसने पर इतना बड़ा बवाल? ये दिखाता है कि मुद्दा सिर्फ छुआछूत का नहीं था, बल्कि किसी भी तरह की तरक्की या बराबरी के खिलाफ एक गहरी नफरत थी। और इन्हीं उदाहरणों के जरिए अंबेडकर अपने मुख्य तर्क पर आते हैं। वो राजनीतिक सुधारकों से सीधा सवाल करते हैं। क्या? अगर आप अपने ही देश के लोगों को सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं पीने देते, सड़कों पर नहीं चलने देते, स्कूलों में नहीं पढ़ने देते, तो आप किस मुंह से राजनीतिक सत्ता मांग रहे हैं? उनका मानना था कि कोई भी राजनीतिक संविधान समाज की असलियत को नजरअंदाज करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब उनका कहना था कि आप कागज पर बराबरी का कानून तो बना देंगे, लेकिन अगर समाज ही ऊंच नीच पर टिका हो तो उस कानून का क्या होगा? एकदम सही। और अपनी बात को साबित करने के लिए
वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहते। अच्छा। वो आयरलैंड का उदाहरण देते हैं, जहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच की सामाजिक खाई ने राजनीतिक समझौते को नामुमकिन बना दिया था। और यहां तक कि वो प्राचीन रोम का उदाहरण भी देते हैं। पेट्रिशियन और प्लेबियन वाला। हाँ बिल्कुल, शासक वर्ग और आम जनता के बीच का तनाव इतना गहरा था कि उसे सुलझाए बिना उनका गणतंत्र चल ही नहीं सकता था। उनका पॉइंट ये था कि समाज का बंटवारा हर जगह राजनीति पर असर डालता है। और फिर वो इतिहास से एक बहुत दमदार निष्कर्ष निकालते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर बड़ी राजनीतिक क्रांति से पहले एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई है। जैसे बुद्ध के विचारों ने जमीन तैयार की, तब जाकर चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक साम्राज्य खड़ा हुआ। महाराष्ट्र में संतों के भक्ति आंदोलन ने समाज को जोड़ा। उसके बाद शिवाजी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। गुरु नानक की सामाजिक क्रांति के बाद ही सिखों का राजनीतिक उदय हुआ। बिल्कुल, उनका संदेश साफ था, जब तक आप लोगों के दिमाग और आत्मा को आजाद नहीं करते, तब तक उनका राजनीतिक विकास हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो राजनीतिक सुधारकों का तर्क तो समझ आता है, लेकिन उस दौर में एक और बड़ा ग्रुप था, समाजवादी। उनका तो नजरिया बिल्कुल अलग रहा होगा, है ना? बिल्कुल। वो तो सब कुछ अर्थशास्त्र यानी पैसे से जोड़कर देखते थे। हाँ, समाजवादियों का कहना था कि ये जातिवादी सब ऊपरी बातें हैं, असली समस्या आर्थिक असमानता है। संपत्ति का बराबर बंटवारा कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यही। लेकिन अंबेडकर इस तर्क को भी बड़ी गहराई से चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि समाजवादी ये मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि ताकत का अकेला स्रोत पैसा है। अच्छा, और क्या स्रोत हैं ताकत के? अंबेडकर कहते हैं कि भारत में धर्म और सामाजिक हैसियत यानी सोशल स्टेटस पैसे से कहीं ज्यादा बड़ी ताकतें हैं। यहाँ एक करोड़पति भी किसी साधु फकीर के पैर छूता है। सही बात है। पुजारी के पास भली पैसा ना हो, लेकिन समाज में उसका रुतबा बहुत ऊंचा है। फिर वो समाजवादियों से एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या भारत का सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर और गरीब अमीरों के खिलाफ क्रांति करने के लिए एकजुट है? और उनका जवाब था नहीं। बिल्कुल नहीं। अंबेडकर का तर्क था कि भारत का मजदूर वर्ग तो खुद जातियों में बुरी तरह बटा हुआ है। उनमें ऊंच नीच और पवित्र अपवित्र का भेद इतना गहरा है कि वो एक दूसरे के साथ बैठकर पानी तक नहीं पीते। तो फिर वो एकजुट कैसे होंगे? यही तो सवाल है। जब तक मजदूरों में आपस में ही भाईचारा नहीं होगा, वो पूंजीपतियों के खिलाफ एकजुट कैसे होंगे? एक ब्राह्मण मजदूर एक दलित मजदूर को अपना भाई कैसे मानेगा? तो अंबेडकर के लिए जाति सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं थी, ये आर्थिक प्रगति के रास्ते का भी सबसे बड़ा रोड़ा थी। हाँ, और इसीलिए वो उस मशहूर नतीजे पर पहुंचते हैं जो आज भी गूंजता है। कौन सा? आप किसी भी दिशा में मुड़ें, जाति एक ऐसा राक्षस है जो आपका रास्ता काटता है। आप राजनीतिक सुधार नहीं कर सकते, आप आर्थिक सुधार नहीं कर सकते, जब तक आप इस राक्षस को नहीं मारते। तो चलिए अब इस राक्षस की चीरफाड़ करते हैं। उस समय जाति व्यवस्था के पक्ष में जो तर्क दिए जाते थे, अंबेडकर उन्हें कैसे तोड़ते हैं? सबसे आम तर्क तो आज भी सुनने को मिलता है कि ये तो बस श्रम का विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर, जो हर समाज में होता है। अंबेडकर कहते हैं कि ये तर्क ही धोखा है। ये श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिकों का विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स। अच्छा। और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक में आप अपनी काबिलियत के हिसाब से अपना काम चुन सकते हैं, दूसरे में काम आपको चुनता है आपके जन्म के आधार पर। मतलब उन्होंने मजदूरों को ऐसे अलग अलग डिब्बों में बंद कर दिया है जिनके बीच कोई दरवाजा ही नहीं है। बिल्कुल, आप एक डिब्बे में पैदा हुए तो उसी में मरेंगे, चाहे आप में कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो। और ये सिर्फ आर्थिक रूप से बेतुका नहीं है, ये तो इंसान की गरिमा के भी खिलाफ है। ये आपकी पसंद, आपके हुनर, आपकी इच्छाओं का कोई सम्मान नहीं करता। कुछ नहीं, ये बस आप पर आपके माँ बाप का पेशा थोप देता है। फिर दूसरा तर्क दिया जाता था नस्ल की शुद्धता बनाए रखने का, प्योरिटी ऑफ रेस। हाँ। अंबेडकर इसे सिरे से अवैज्ञानिक कहकर खारिज कर देते हैं। वो मानव विज्ञानियों का हवाला देकर कहते हैं कि दुनिया में कोई भी नस्ल 100% शुद्ध नहीं है और भारत तो नस्लों का महासंगम है। और वो एक चुभता हुआ सवाल भी तो पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं, पंजाब के ब्राह्मण और पंजाब के चमार में कौन सा नस्लीय फर्क है, या मद्रास के ब्राह्मण और मद्रास के परिया में। जाति एक ही नस्ल के लोगों के बीच बनाया गया एक सामाजिक बंटवारा है, नस्लीय नहीं। और अगर ये नस्ल सुधार के लिए होता भी तो फिर इसका कोई तर्क नहीं बनता कि एक उपजाति दूसरी उपजाति में शादी क्यों नहीं कर सकती। सही पकड़ा। या साथ में खाना खाने पर पाबंदी का नस्ल की शुद्धता से क्या लेना देना है? ये पूरी तरह से अतार्किक है। अंबेडकर इन सारे तर्कों को खोखला साबित कर देते हैं। बिल्कुल। तो अगर ये सारे तर्क खोखले हैं तो अंबेडकर की नजर में असली समस्या की जड़ क्या थी और उनका इलाज क्या था? देखिए, अंबेडकर के मुताबिक असली समस्या ये है कि हिंदू समाज नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये एक मिथक है। अच्छा।
असल में ये जातियों का एक झुंड है। यहाँ भाईचारे की, अपनेपन की भावना सिर्फ अपनी जाति तक ही सिमट कर रह जाती है। एक जाति को दूसरी जाति के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। और ये भावना एक राष्ट्र बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। सबसे बड़ी, क्योंकि राष्ट्र तो अपने सभी नागरिकों से एक जुड़ाव, एक अपनेपन की मांग करता है। और इस बीमारी का इलाज? वो कहते हैं कि सिर्फ अलग अलग जातियों को मिलाकर एक साथ खाना खिलाने से, मतलब सहभोज से, कुछ नहीं होगा। ये तो सिर्फ बाहरी लक्षण का इलाज है। तो फिर असली इलाज क्या है? असली बीमारी को खत्म करने का एकमात्र तरीका है अंतरजातीय विवाह, इंटरमैरिज। उनका मानना था कि जब तक अलग अलग जातियों के बीच खून का रिश्ता नहीं जुड़ेगा, हाँ। तब तक वो एक दूसरे को अपना नहीं मानेंगे। हाँ। केवल रक्त का संलयन, फ्यूजन ऑफ ब्लड, ही वो अपनेपन की भावना पैदा कर सकता है जो एक समाज को राष्ट्र बनाती है। लेकिन लोग अंतरजातीय विवाह करते क्यों नहीं? यहीं पर अंबेडकर उस नस पर हाथ रखते हैं जो सबसे ज्यादा दुखती है। हाँ, और यहाँ बात और भी गहरी और विस्फोटक हो जाती है। अंबेडकर पूछते हैं, लोग ऐसा क्यों नहीं करते? जवाब है, क्योंकि वे अपने धर्म का पालन करते हैं। और उनका धर्म, जिसे वे शास्त्रों के जरिए जानते हैं, वो जाति को एक पवित्र और दैवीय व्यवस्था बताता है। इसलिए लोग जाति का पालन इसलिए नहीं करते कि वो बुरे या क्रूर हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि यही उनका धर्म है, यही पुण्य का काम है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा कदम है। वो सिर्फ सुधार की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि पूरी नींव को ही गिराना होगा। मतलब असली दुश्मन वो लोग नहीं जो जाति को मानते हैं। बिल्कुल नहीं। असली दुश्मन वो शास्त्र हैं जो उन्हें जाति को एक पवित्र व्यवस्था मानना सिखाते हैं। तो फिर समाधान क्या है? इसलिए अंबेडकर का अंतिम और सबसे क्रांतिकारी समाधान था शास्त्रों और वेदों की सत्ता को पूरी तरह नकार देना। शास्त्रों की पवित्रता में जो विश्वास है उसे नष्ट करना। उनका मानना था कि जब तक इन ग्रंथों के दैवीय अधिकार को चुनौती नहीं दी जाएगी, तब तक आप जाति की जड़ों को कभी खत्म नहीं कर सकते। ये उस समय के हिसाब से एक विस्फोटक विचार था। बहुत ज्यादा। कहानी में अब एक बड़ा मोड़ आता है। जैसा हमने बताया, ये भाषण कभी दिया नहीं गया, लेकिन अंबेडकर ने इसे खुद प्रकाशित किया और ये महात्मा गांधी तक पहुंचा। हाँ। और गांधी ने इस पर हरिजन अखबार में अपनी एक लंबी प्रतिक्रिया लिखी। हाँ, और गांधी जी के विचार अंबेडकर से बिल्कुल जुदा थे। पहली बात, गांधी ने अंबेडकर द्वारा बताए गए कई श्लोकों और शास्त्रों की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठा दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि हर लिखी हुई बात को ईश्वर का वचन नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, उन्होंने तर्क दिया कि शास्त्रों का सही मतलब कोई विद्वान नहीं, बल्कि एक संत ही बता सकता है, क्योंकि संत धर्म को जीता है, सिर्फ पढ़ता नहीं। और उन्होंने जाति और वर्ण के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताया। बिल्कुल। गांधी के लिए जाति जैसा कि हम आज देखते हैं, जिसमें हजारों उपजातियां हैं, ऊंच नीच है, छुआछूत है, ये एक घिनौनी और विकृत प्रथा थी जिसे जड़ से खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन वर्ण उनके लिए एक फायदेमंद सामाजिक नियम था। उनके मुताबिक वर्ण का मतलब था अपने बाप दादा का पेशा अपनाना। लेकिन इस समझ के साथ कि सभी पेशे बराबर हैं। हाँ, बिल्कुल, कि सभी पेशे बराबर हैं और सम्मान के हकदार हैं। एक ब्राह्मण का काम और एक मेहतर का काम, दोनों का समाज में बराबर महत्व और दर्जा है। तो गांधी का नजरिया धर्म के अंदर रहकर ही सुधार करने का था। वो कह रही थी कि धर्म की मूल भावना अच्छी है, बस लोगों ने उसे गलत समझ लिया है। सही। उन्होंने अंबेडकर की आलोचना की कि वो हिंदू धर्म को उसके सबसे बुरे उदाहरणों से आंक रहे हैं, जबकि उन्हें चैतन्य, तुकाराम और रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों को देखना चाहिए जो इसका सर्वश्रेष्ठ रूप थे। अब इस पर अंबेडकर का जवाब तो आया ही होगा। और वो भी बहुत तीखा था। शास्त्रों पर उन्होंने कहा कि आम आदमी को क्या पता कि कौन सा ग्रंथ असली है और कौन सा नकली। वो तो वही मानता है जो उसे सदियों से पंडित पुरोहित बताते आए हैं, और जो बताया गया है वो जाति व्यवस्था का ही समर्थन करता है। और संतों के बारे में? संतों पर अंबेडकर ने कहा कि बेशक वो महान थे, लेकिन उन्होंने कभी भी जाति व्यवस्था पर सीधा हमला नहीं किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की नज़र में सब बराबर है, लेकिन समाज में बराबरी लाने के लिए उन्होंने कोई आंदोलन नहीं छेड़ा। वो खुद भी अपनी जातियों से बंधे हैं। हाँ। और अपनी जाति में ही शादी ब्याह करते रहे। और गांधी के वर्ण के आदर्श पर अंबेडकर ने सबसे करारा प्रहार किया। हाँ। उन्होंने कहा कि बाप दादा का पेशा अपनाने वाला वर्ण असल में जन्म पर आधारित जाति का ही एक सुंदर और दार्शनिक नाम है। अच्छा। ये उस वैदिक वर्ण व्यवस्था से भी अलग है जो कहती थी कि वर्ण गुण और कर्म पर आधारित होना चाहिए। अंबेडकर ने गांधी पर आरोप लगाया
कि वो जाति को वर्ण का सुंदर नाम देकर लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। और असल में जाति व्यवस्था को एक नैतिक और दार्शनिक सहारा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में ये बहस दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराव पर आकर रुक जाती है। एक तरफ अंबेडकर का क्रांतिकारी आह्वान था कि जाति की धार्मिक बुनियाद को ही डायनामाइट से उड़ा दो, मतलब शास्त्रों को ही खारिज कर दो। हाँ, और दूसरी तरफ गांधी का सुधारवादी नजरिया था, जो धर्म के अंदर रहकर उसकी पुनर्व्याख्या करके और वर्ण के आदर्श को जाति की गंदगी से अलग करके समाधान ढूंढना चाहता था। और ये बहस आज भी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। अंबेडकर ने अपने भाषण के आखिर में कहा था कि एक नया जीवन सिर्फ एक नए शरीर में ही आ सकता है। नए को शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह खत्म होना होगा। उन्होंने हिंदुओं से पूछा कि क्या उन्हें अपने अतीत को एक आदर्श मानकर पूजना बंद नहीं कर देना चाहिए? और शायद यही आज हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है। बिल्कुल। सवाल यह है, किसी भी समाज में सुधार की प्रक्रिया के दौरान ये कैसे तय किया जाए कि अतीत का कौन सा हिस्सा सूखी लकड़ी है जिसे काटकर फेंक देना चाहिए, और कौन सी वो नींव है जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी की जानी चाहिए। और शायद सबसे जरूरी सवाल, ये तय करने का हक आखिर किसे है? हाँ, ये ऐतिहासिक बहस हमें सामाजिक बदलाव के इसी सार्वभौमिक सवाल पर लाकर छोड़ देती है।